नमस्कार दोस्तों, आप सभी का यूपीएससी सीएससी हिंदी के प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। इंडिया के सबसे बड़े ई लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर स्वागत है। आपको टॉप एजुकेटर्स, क्वालिटी कंटेंट और ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस प्राप्त करने के लिए जल्दी से जल्दी आप लोगों को अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड कर लेना चाहिए, जिससे कि आपको डेली लाइव क्लासेस वहां पे मिलना स्टार्ट हो जाए और आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सको। लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी के आज के सेशन में हम लोग पढ़ेंगे ब्लड कंडीशन, ब्लड टेस्ट और ब्लड ट्रीटमेंट। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन को स्टार्ट करने से पहले आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आप लोगों को अनअकैडमी के बारे में। अनअकैडमी का ऐप अगर आप लोगों ने डाउनलोड नहीं किया, जल्दी से डाउनलोड कर लें, जिससे कि आपको डेली लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट एंड क्विज, स्ट्रक्चर कोर्स और अनलिमिटेड एक्सेस आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। जल्दी से जल्दी आप लोग अनअकैडमी के ऐप को डाउनलोड कर लें। साथ ही साथ अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे टेलीग्राम लिंक से नहीं जुड़े हैं, तो आप मेरे टेलीग्राम लिंक से जुड़ जाइएगा, जिससे वहां पे मेरे नोटिफिकेशन, मेरे क्लास के बारे में, मेरे पीडीएफ, सारी नोट्स आपको प्रॉपरली वहां पे मिलना स्टार्ट हो जाएगा। साथ ही साथ अगर आपको मुझसे अनअकैडमी के ऐप पर स्पेशल क्लास में मुझे पढ़ना है, ऐप पे प्लस पे आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं, तो नीचे मेरा प्रोफाइल लिंक दिया हुआ है, वहां से आप कनेक्ट करके, जुड़ करके मेरे अनअकैडमी के स्पेशल क्लास को आप देख सकते हैं और उसमें हमको फॉलो करके आप हमसे रेगुलर पढ़ सकते हैं। और साथ ही साथ आपको बहुत सारे टॉप एजुकेटर से भी पढ़ने का इस प्लेटफॉर्म पर मौका मिलेगा। अनअकैडमी की जो सब्सक्रिप्शन फीस है वो 1 मंथ से लेकर के 3 साल तक अलग अलग फीस है। 2 तरह के कोर्स अवेलेबल हैं, एक आपका प्लस कोर्स, एक आइकॉनिक कोर्स। प्लस कोर्स की जो 1 ईयर की फीस है वो आपकी 49,500 है। अगर ये आप रेफरल मेरे SS01 से आप लेते हो तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलता है यहाँ पर, और ये फीस आपकी जो है वो घट करके 10% डिडक्शन के बाद आपकी ये फीस जो है आपकी 44,550 की हो जाएगी, यानी सीधे आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। इस प्लस कोर्स में आपको लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, अनलिमिटेड प्रैक्टिस और स्ट्रक्चर शेड्यूल आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ऐसे ही आइकॉनिक कोर्स जो है 1 ईयर, 2 ईयर और 3 ईयर का है। 1 ईयर का कोर्स आपका 69,500 का है। ये भी अगर आप मेरे रेफरल कोड SS01 से परचेज करते हो तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा, जो ये फीस आपकी 62,550 की पड़ेगी। ये सब्सक्रिप्शन आपका नो कॉस्ट EMI पर भी अवेलेबल है, आप इसको जो है इंस्टॉलमेंट में भी ले सकते हो। इस आइकॉनिक कोर्स में आपको प्लस फैसिलिटी के अलावा आपको पर्सनल कोच प्रोवाइड किए जाते हैं, डेली मेंस क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस कराई जाती है, स्टडी प्लानर आपका दिया जाता है और आपका पर्सनलाइज्ड फीडबैक यहाँ पर दिया जाता है। तो ये कुछ जानकारी थी आपके सब्सक्रिप्शन के लिए। जल्दी से जल्दी आप प्लस या आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन लेकर के अपनी तैयारी को आप स्टार्ट कर सकते हो। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे, आज का टॉपिक हमारा है ब्लड। ब्लड के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग बात करेंगे इसमें ब्लड कंडीशन क्या होती है, ब्लड टेस्ट कितने प्रकार के होते हैं और ब्लड ट्रीटमेंट कितने प्रकार के होते हैं। तो एक एक चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे। पहले हम लोग देखते हैं ब्लड कंडीशन क्या होती है, फिर हम लोग देखेंगे ब्लड टेस्ट क्या होता है और फिर ब्लड ट्रीटमेंट क्या होता है। तो इस सेशन में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं ब्लड कंडीशन। तो एक एक को हम लोग समझते हैं। ब्लड कंडीशन की बहुत सारी अवस्थाएं होती हैं जब हमारी बॉडी में ब्लड से रिलेटेड कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं, उसी को हम लोग ब्लड कंडीशन के बारे में अध्ययन करते हैं। जैसे हीमोरेजिया, रक्तस्राव। हीमोरेजिया जो होता है, यहाँ पर दोनों हिंदी में लिख गया है, इसको आप सही कर लीजिएगा। इसका मतलब होता है हीमोरेजिया। हीमोरेजिया का मतलब होता है जो आपकी ब्लड वेसल्स होती हैं उसमें से ब्लड का रिसाव होने लगता है, जैसे कि त्वचा में घुसने वाले घाव से होता है। त्वचा, स्किन में जो घाव हो जाता है उससे क्या हो जाता है, ब्लड रिलीज होने लगता है। तो रक्त वाहिनियों से जब रक्त का रिसाव होने लगता है, यानी कि जब रक्त वाहिनियां फट जाती हैं और उससे खून लगातार बहता रहता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, हीमोरेजिया कहते हैं। आंतरिक रक्तस्राव जैसे होता है कि अगर मान लो आपकी आंतों में है या किसी दुर्घटना में अगर आपके अंदर जो ब्लड वेसल्स फट जाती हैं और वहां पर खून बहने लगता है पूरी बॉडी के अंदर, उसको हम लोग क्या कह देते हैं, हीमोरेजिया कह देते हैं। तो किसी भी तरह से अगर आपकी बॉडी में इंटरनल या एक्सटर्नल ब्लीडिंग होती है, इंटरनल ब्लीडिंग का मतलब कोई अंदर के अंग फट गए हैं, वहां से खून पूरी बॉडी के अंदर बह रहा है, उसको इंटरनल ब्लीडिंग कह देते हैं।
और अगर आपका कहीं चोट बाहर की तरफ लगी है, खून बाहर निकल रहा है, तो उसको हम लोग इंटरनल ब्लीडिंग, एक्सटर्नल ब्लीडिंग कह देते हैं। और ये दोनों घटनाएं जो है वो हीमोरेजिया के अंतर्गत आती हैं। तो इसको आपको ध्यान रखना है। हीमोरेजिया शब्द जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, रक्तस्राव को हम लोग कहते हैं। नेक्स्ट है हीमेटोवा। हीमेटोवा जो होता है, हीमेटोवा शब्द क्या है? ये हीमेटोवा शब्द है, इसका मतलब होता है कि जब आपका ब्लड शरीर के अंदर टिश्यू में इकट्ठा हो जाता है, यानी कि किसी भी ऑर्गन, हमारा ऑर्गन होता है, ऑर्गन टिश्यू से मिलकर बने होते हैं, तो शरीर के अंदर जब ब्लड किसी ऑर्गन में संचित हो जाता है, संग्रह हो जाता है, उस घटना को क्या कहा जाता है? हीमेटोमा कहा जाता है। तो हीमेटोमा का मतलब होता है किसी टिश्यू के अंदर ब्लड का जम जाना। ये अक्सर इंटरनल ब्लीडिंग के कारण देखा गया है। जैसे मान लीजिए कि आपके अंदर कोई ब्लड वेसल्स फट गई है, फटने के बाद क्या होगा, वो किसी ऑर्गन में जाकर के खून बहेगा, क्योंकि खून फ्लूइड होता है, और किसी टिश्यू में जाकर के क्या होगा, जमा हो जाएगा। तो इंटरनल ब्लीडिंग के कारण जब खून आपका किसी टिश्यू में, किसी ऊतक में जाकर के जमा हो जाता है, उस घटना को क्या कहा जाता है? हीमेटोमा नामक शब्द से उसका प्रोनाउंसिएशन किया जाता है। तो हीमोटेमा आपको ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट है आपका ल्यूकीमिया। ल्यूकीमिया मोस्टली जो होता है वो हम लोग ब्लड कैंसर के रूप में जानते हैं इसको। कहीं पर अगर ल्यूकीमिया शब्द लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है ब्लड कैंसर। और इस कंडीशन में क्या हो जाता है कि शरीर में जो WBC होती है, व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स होती हैं, उनकी संख्या असामान्य रूप से बढ़ जाती है। नॉर्मल जो आपके WBC होते हैं, उनकी संख्या 4000 से 8000 के बीच में होनी चाहिए। अगर ये 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख तक पहुंच जाते हैं, इसका मतलब हो गया है कि आप में ल्यूकीमिया यानी कि ब्लड कैंसर की स्थिति पैदा हो गई है। तो अनियंत्रित ब्लड सेल्स का संक्रमण से बीमार हो जाना बहुत ही समस्या की बात होती है, और ये एक प्रकार का ब्लड कैंसर होता है जिसको हम लोग ल्यूकीमिया कहते हैं। तो नॉर्मली एक लाइन में अगर आपसे पूछा जाए कि ल्यूकीमिया क्या हो जाता है, तो ब्लड कैंसर को हम लोग ल्यूकीमिया कहते हैं। इस कंडीशन में WBC की संख्या अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तीसरी चीज जो हो सकती है उसको हम लोग कहते हैं मल्टीपल माइलोमा। मल्टीपल माइलोमा, मल्टीपल माइलोमा जो होता है, ये ल्यूकीमिया के समान ही कंडीशन है, लेकिन इसमें क्या हो जाता है, जो प्लाज्मा सेल्स होती हैं उसमें ब्लड कैंसर हो जाता है। तो प्लाज्मा सेल्स में क्या हो जाती हैं, जब संख्या बढ़ जाती है तो उसको हम लोग क्या कह देते हैं, मल्टीपल माइलोमा कह देते हैं। यानी कि किसी भी ऑर्गन की जो सेल की जो लेयर होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है कोशिका की, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो होती है, माइलोमा शीथ जो होती है, उसमें अगर क्या हो गया है, कैंसर हो गया है, तो उसको मल्टीपल माइलोमा कहते हैं। मल्टीपल माइलोमा में मुख्य रूप से एनीमिया यानी कि खून की कमी हो जाती है, किडनी फेलियोर, किडनी की विफलता हो जाती है, और हाई ब्लड कैल्शियम स्तर, रक्त में कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाती है। तो मल्टीपल माइलोमा में 3 कंडीशन आपको दिखाई देती हैं। एक तो एनीमिया हो जाता है, एनीमिया का मतलब ब्लड की कमी हो जाना, किडनी फेलियोर हो जाता है, और आपका हाई कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम इन ब्लड। ये 3 कंडीशन आपकी मल्टीपल माइलोमा के कंडीशन में देखी जाती है। तो इसको आपको ध्यान में देना है। ल्यूकीमिया के समान प्लाज्मा कोशिकाओं के रक्त का कैंसर का एक रूप होता है। इसमें एनीमिया, किडनी की विफलता और उच्च रक्त कैल्शियम का स्तर जो होता है वो बढ़ जाता है। नेक्स्ट आपका है लिम्फोमा। लिम्फोमा जो होता है एकदम वैसे ही होता है जैसे ल्यूकीमिया होता है। ल्यूकीमिया में क्या होता है कि आपका WBC बढ़ जाते हैं, जबकि लिम्फोमा में जो होता है, इसमें जो आपके लिम्फ नोड्स होते हैं, लिम्फ नोड्स में क्या हो जाते हैं, जब WBC संख्या अचानक से बढ़ जाती है तो उसको हम लोग क्या कह देते हैं, लिम्फोमा कह देते हैं। ये भी एक प्रकार का जो है ब्लड कैंसर होता है। ब्लड कैंसर आपके 3 प्रकार के हो सकते हैं, या कई प्रकार के कह सकते हैं, मोस्टली 3 प्रकार के ब्लड कैंसर को आपको जानना चाहिए। अगर WBC की संख्या लगातार ब्लड में बढ़ गई है तो उसको हम लोग ल्यूकीमिया कहते हैं। अगर लिम्फ नोड्स में, ग्रोइंस में आपके जो लिम्फ नोड्स होते हैं उनके या अन्य टिश्यूज में WBC बढ़ गए हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, लिम्फोमा कहते हैं। और एक होता है आपका
जिसमें आरबीसी संख्या बढ़ जाती है। आरबीसी संख्या जब बढ़ जाती है तो उसमें भी क्या हो जाता है, एक प्रकार का ब्लड कैंसर उसको हम लोग कह सकते हैं। तो उसकी कंडीशन भी आगे आएगी, उसको देखते हैं। तो बढ़ते हुए ऊतक और रक्त के कार्यों में व्यवधान हो जाता है, यानी कि जो ऐसे ऊतक जो ग्रोथ कर रहे होते हैं और रक्त के कार्यों में व्यवधान आता है, और अंततः अंग जो है क्या हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं, यानी ऑर्गन्स जो है फेल हो जाते हैं और इंसान की मृत्यु हो जाती है। तो ये ध्यान आपको रखना है। एनीमिया, एनीमिया की अगर हम बात करते हैं तो इसका मतलब होता है लाल रक्त जो कणिकाएं होती हैं उनकी सामान्य रूप से कमी हो जाना, यानी कि जब आरबीसी की कमी हो जाती है या कह सकते हैं हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, उस घटना को हम लोग क्या कह देते हैं, एनीमिया कह देते हैं। एनीमिया जो होती है ये कई प्रकार की होती है। एनीमिया कई प्रकार की होती है, जैसे आपका हीमोलिटिक एनीमिया, हीमोलिटिक एनीमिया होती है। इसमें क्या होता है, आरबीसी जो होते हैं वो ब्रेक हो जाते हैं, उनका हीमोलिसिस हो जाता है। तो आरबीसी अचानक से जब फटने लगते हैं तो उससे आरबीसी संख्या में कमी आ जाती है। तो हीमोलिटिक एनीमिया का मतलब हो जाता है कि बर्स्टिंग ऑफ आरबीसी, हीमोलिसिस हो जाती है। आरबीसी की जब हीमोलिसिस हो जाती है तो तेजी से फटने लगते हैं और आरबीसी की कमी हो जाती है। इससे इम्यून सिस्टम आपका वीक हो जाता है, इसको कहा जाता है हीमोलिटिक एनीमिया। एक आपका होता है हीमोरेजिक एनीमिया। हीमोरेजिक एनीमिया क्या है, अचानक से बहुत ज्यादा खून आपका अगर बह गया है तो उसको क्या कहते हैं, हीमोरेजिक एनीमिया कहते हैं। एक होता है माइक्रोसिटिक एनीमिया। माइक्रोसिटिक एनीमिया का मतलब होता है कि जब आयरन की कमी हो जाती है बॉडी में, आयरन की कमी से जो एनीमिया हुई है उसको हम लोग क्या कहते हैं, माइक्रोसिटिक एनीमिया कहते हैं। एक आपका होता है, ध्यान रखिएगा, मिगैलोब्लास्टिक एनीमिया। मिगैलोब्लास्टिक एनीमिया, मिगैलोब्लास्टिक एनीमिया मतलब क्या होता है, जब बॉडी में B9 विटामिन B9 की कमी हो जाती है तो उसको हम लोग मिगैलोब्लास्टिक एनीमिया कहते हैं। और एक आपका होता है परनीसियस एनीमिया। परनीसियस एनीमिया में क्या होता है, जब आपकी बॉडी में विटामिन B12 की कमी हो जाती है तो उसको हम लोग क्या कह देते हैं, परनीसियस एनीमिया कह देते हैं। इस प्रकार से आप देखेंगे तो बहुत प्रकार के आपकी बॉडी में एनीमिया हो सकती हैं। हीमोलिटिक एनीमिया, हीमोरेजिक एनीमिया, माइक्रोसिटिक एनीमिया, मिगैलोब्लास्टिक एनीमिया और पेरिनीसियस एनीमिया। हीमोलिटिक मतलब क्या होता है कि प्लाज्मोलिसिस ऑफ आरबीसी। हीमोरेजिक मतलब हो जाएगा ब्लीडिंग, इंटरनल या एक्सटर्नल ब्लीडिंग। माइक्रोटिक मतलब आयरन की कमी। मिगैलोब्लास्टिक विटामिन B9 की कमी। और परनीसियस एनीमिया B12 की कमी। इनको आपको ध्यान में रखना है। इस तरह से जो है आपकी एग्जाम में एनीमिया से संबंधित क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एनीमिया कंडीशन में क्या क्या इसके लक्षण आते हैं, तो इसमें थकान आती है, सांस फूलना मेन इसका जो है क्या है, लक्षण है। तो दो लक्षणों को आपको ध्यान रखना है, एनीमिया में वीकनेस ज्यादा लगती है और सांस फूलने लगती है। ये दो लक्षण अगर आपके अंदर आ रहे हैं इसका मतलब आपके अंदर एनीमिया है, यानी कि खून की कमी हो गई है, आरबीसी की कमी आप दर्ज करेंगे। इस चीज को आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट है आपका हीमोक्रोमेटोसिस। हीमोक्रोमेटोसिस क्या होता है, तो हीम का मतलब यहां पे क्या होता है, आयरन संबंधित है, आयरन संबंधी। क्रोमा जो जो क्या करता है, कलर प्रोवाइड करता है। स्टेसिस यानी कि जब ब्लड में आयरन की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जब रक्त में आयरन की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है उसको कहते हैं हीमोक्रोमेटोसिस कहा जाता है। तो व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ आयरन इंक्रीज इन ब्लड, दिस कंडीशन इज कॉल्ड हीमोक्रोमेटोसिस कहा जाता है। इसमें जो आपका लिवर होता है वो आयरन लिवर, आयरन पैंक्रियाज और अन्य अंगों में क्या होता है, आयरन आपका जमा होने लगता है। इससे यकृत की समस्या और डायबिटीज की समस्या उत्पन्न हो जाती है। यानी कि ज्यादा आयरन शरीर में होने से लिवर काम करना बंद कर देता है
और पैंक्रियाज काम करना अपना बंद कर देते हैं, जिससे कि इंसुलिन नहीं बनता है और उससे डायबिटीज की कंडीशन बन जाती है। तो हीमोक्रोमेटोसिस का मतलब होता है जब शरीर में आयरन की मात्रा सामान्य से बहुत ज्यादा हो जाती है, उसको हीमोक्रोमेटोसिस से प्रोनाउंसिएशन उसका किया जाता है। इसको ध्यान रखिएगा। मुख्य रूप से आयरन आपका लिवर में और पैंक्रियाज में डिपॉजिट होता है, अन्य अंगों में भी हो सकता है, लेकिन सबसे ज्यादा आपका ये लिवर और अग्नाशय में डिपॉजिट होता है। तो इसको आपको ध्यान में रखना। नेक्स्ट आपका है सिकल सेल एनीमिया। ये वैसे तो हम लोग इसको जब पढ़ते हैं, जेनेटिक डिजीज पढ़ते हैं या क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज पढ़ते हैं, वहां पर हम लोग इसको पढ़ते हैं, फिर वहां पढ़ेंगे। यहाँ पर सामान्य एक लाइन में अगर आपसे बात की जाए तो ये एक प्रकार का आनुवांशिक स्थिति है, जिसमें आपकी जो आरबीसी होते हैं वो उनका जो मेन जो उनका आकार होता है, यानी कि जो डिस्क लाइक होते हैं, यानी कि जो कॉनकेव फॉर्म में होते हैं, उसकी बजाय वो सिकल की तरह हो जाते हैं, हंसिया के आकार के हो जाते हैं। और जब वो उनका शेप चेंज हो जाता है, उसकी वजह से क्या हो जाता है कि ये ऑक्सीजन को बाइंड करने में सक्षम नहीं रह जाते हैं। एग्जैक्टली जो हीमोग्लोबिन का शेप होता है वो ये होता है, लेकिन जब ये सिकल शेप हो जाते हैं तो इसी को कहा जाता है सिकल सेल एनीमिया। इस कंडीशन में ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को बाइंड करने में सक्षम नहीं होता है, और ये जो होते हैं, इन जो विकृत आरबी जो रक्त कोशिकाएं होती हैं, ये टिश्यू में जमा होने लगती हैं, जिससे दर्द और अंगों में क्षति होना स्वाभाविक बात हो जाती है। तो एक लाइन में अगर आप कहेंगे कि आनुवांशिक जीन में अनियमितता के कारण जो हीमोग्लोबिन बनता है, वो हीमोग्लोबिन अपने नॉर्मल शेप में ना होकर के, डिस्क शेप में ना होकर के सिकल शेप में आ जाता है, जो अपने कार्य को सही से संपादित नहीं कर पाता है। इससे क्या होता है कि जो आपके आरबीसी होते हैं वो कोशिकाओं में, ऊतकों में जमा हो जाते हैं, इससे दर्द होता है और अंगों को क्षति होती है। इस डिजीज को क्या कहा जाता है? सिकल सेल एनीमिया या सिकल सेल डिजीज कहते हैं। चूंकि इसमें आरबीसी का आकार सिकल शेप हो जाता है, हंसिया के आकार का हो जाता है, दराती के आकार का हो जाता है, इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया है? सिकल सेल एनीमिया रखा गया। इसको आपको ध्यान में रखना। नेक्स्ट आपका है बैक्टीरियमिया। इसको यहाँ पे हिंदी में आपको इसको सही कर लीजिएगा, बैक्टीरीमिया होता है। तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है, बैक्टीरिया और ईमिया। ईमिया का मतलब होता है रक्त और बैक्टीरिया मतलब जीवाणु, यानी कि जब रक्त में बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो जाता है, इसको हम लोग एक टर्म बैक्टीरीमिया से इंगित करते हैं। तो कहीं पर भी अगर बैक्टीरीमिया शब्द लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि रक्त का जीवाणु संक्रमण, यानी कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन इन ब्लड। ये एक बहुत गंभीर समस्या होती है। अगर इन्फेक्शन हो गया है किसी को तो तुरंत उसको अस्पताल में भर्ती होना पड़ता है, और उसमें बहुत ज्यादा उसको सलाइन, बहुत ज्यादा ग्लूकोज लाना पड़ता है, और नसों के द्वारा लगातार उसको एंटीबायोटिक देनी होती है। लगातार उसको एंटीबायोटिक देना होता है, और उसको कई दिनों तक, कम से कम 3 से 5 दिन तक उसको अस्पताल में ग्लूकोज पे रखा जाता है। उसको ओरल कोई भी फूड उसको नहीं दिया जाएगा, जिससे कि इन्फेक्शन और बढ़ सकता है, और उसमें लगातार उसको नसों के वेन्स के द्वारा एंटीबायोटिक दी जाती है और ग्लूकोज दिया जाता है। तो धीरे धीरे क्या होता है, उसमें संक्रमण में कमी आती है। ये तब होता है जब इम्यून सिस्टम वीक होता है, या कोई इंटरनल कोई ऐसा ऑर्गन डैमेज हो जाता है जिसकी वजह से इन्फेक्शन हो गया है। इसको आपको ध्यान रखना है। ब्लड में जो और एक कंडीशन आती है, उसको हम लोग कह देते हैं मलेरिया। तो मलेरिया में भी क्या हो जाता है कि आरबीसी आपके ज्यादा इसमें क्या हो जाते हैं, प्रभावित होते हैं। एक प्रोटोजोआ होता है प्लाज्मोडियम। तो प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ क्या करता है, ये अपनी ग्रोथ, अपने बच्चों का जो जन्म है वो, यानी कि उनकी संख्या को बढ़ाने का काम, मल्टीप्लिकेशन का काम कहाँ पे करता है? वो आरबीसी में करता है और लिवर सेल में करता है। और ये मनुष्य में मच्छरों से आता है। और मच्छर कौन से होते हैं इसमें ध्यान रखिएगा। मलेरिया का जो मच्छर होता है वो आपका फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो होता है।
तो फीमेल एनाफीज मॉस्किटो जो होता है वो स्पोरोजोइट अवस्था में क्या करता है, प्लाज्मोडियम को मनुष्य के ब्लड में डाल देता है, ब्लड से वो लिवर में जाता है, लिवर में वो मल्टीप्लाई होता है, फिर वहां से वो आरबीसी में जाता है, आरबीसी में फिर मल्टीप्लाई होता है, और वहां पर जब निकलता है तो वहां पर एक केमिकल निकलता है जिसको हीमोजॉइन कहते हैं। वो हीमोजॉइन क्या करता है, कपकपी लाता है, ठंड लगती है और बहुत तेज बुखार आता है। ये जो बुखार होता है वो एपिसोडिक होता है, यानी कि वो कुछ कालांतराल के बाद बुखार का जो है वो रिपीटिशन होता रहता है, और लंबे समय तक अगर मलेरिया रहता है तो कई सारे अंग इसमें क्षति हो जाते हैं, यानी नष्ट हो जाते हैं। तो ये एक खतरनाक बीमारी है मलेरिया, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। तो मलेरिया के बाद आप यहाँ पर देखेंगे थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, थ्रोम्बो का मतलब होता है, थ्रोम्बोसाइट जो होता है प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स को हम लोग क्या कहते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। और पीनिया का मतलब, कहीं पे अगर पीनिया शब्द लिखा है उसका मतलब होता है डिफिशियंसी, यानी कि कमी। अगर कहीं पर पीनिया शब्द लिखा है तो उसका मतलब समझिएगा डिफिशियंसी की बात कर रहा है। तो अगर थ्रोम्बोसाइट के आगे पीनिया लग गया है, इसका मतलब क्या हो गया कि इस कंडीशन में बॉडी में प्लेटलेट्स की कमी हो जाएगी। जनरली क्या होता है, जनरली हमारी बॉडी में 1.5 लाख से 3.5 लाख तक प्लेटलेट्स की संख्या होनी चाहिए नॉर्मल। जब ये बहुत कम हो जाते हैं उस घटना को हम लोग क्या कहते हैं, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कहते हैं। और ये मुख्य रूप से आपने देखा होगा कि कैंसर के केस में हो जाता है, डेंगू के केस में हो जाता है, चिकनगुनिया के केस में हो जाता है। इन सब कंडीशन में क्या हो जाता है, आपका थ्रोम्बोसाइटोपिनिया की कंडीशन हो जाती है और अचानक से आपके प्लेटलेट्स काउंट गिर जाते हैं। और जब बहुत ज्यादा प्लेटलेट कम हो जाते हैं तो ब्लीडिंग होने लगती है। तो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया अगर गंभीर रूप से क्रॉनिक थ्रोम्बोसाइटोपिनिया अगर हो गई है तो उसमें आपका क्या होगा, ब्लड जो है वो फ्लो हो जाता है, यानी कि ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, हीमोरेजिया हो जाता है। तो क्रोनिक थ्रोम्बोसाइटोपिनिया इज द रिजल्ट, जो होता है क्या होता है इसका, वो आपका हीमोरेजिया हो जाता है। इसको आपको ध्यान में रखना है। इसी से संबंधित है आपका ल्यूकोपिनिया, ल्यूकोसाइट किसको कहते हैं, डब्ल्यूबीसी को कहते हैं। ल्यूकोसाइट किसे कहते हैं, डब्ल्यूबीसी को कहते हैं। और उसके आगे क्या लग गया, पीनिया लग गया। यानी कि जब बॉडी में डब्ल्यूबीसी की संख्या सामान्य से कम हो जाए, नॉर्मली 4000 से 8000 होती है, जब ये संख्या बहुत कम हो जाती है तो व्हाइट ब्लड कॉर्पसेल्स की संख्या जब कम हो जाती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ल्यूकोपिनिया। और आपको पता है कि जो डब्ल्यूबीसी होती हैं यही हमारी डिफेंस सेल होती हैं। तो अगर डिफेंस सेल की कमी हो जाएगी तो हमको हमारी बॉडी में हमारा इम्यून सिस्टम क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा, यानी कि संक्रमण से लड़ने की में कमी आ जाएगी। तो ल्यूकोपिनिया में क्या हो जाता है, इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है और बहुत ज्यादा इन्फेक्शन बॉडी को हो सकता है। तो ल्यूकोपिनिया से संक्रमण से लड़ने में बहुत ज्यादा कठिनाई होती है। तो ये टर्मिनोलॉजी अगर आप समझेंगे तो आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। ल्यूको का मतलब डब्ल्यूबीसी, पीनिया का मतलब कमी। तो जब आपको पता है कि डब्ल्यूबीसी क्या होती है, डिफेंस सेल होती हैं, तो डिफेंस सेल जब कम हो जाएंगे तो आपकी बॉडी में संक्रमण से लड़ने की क्षमता कम हो जाएगी, यानी इम्यून सिस्टम आपका वीक हो जाएगा और आप जल्दी आपके अंदर इन्फेक्शियस डिजीज हो जाएंगे, बहुत सारे इन्फेक्शन आपके शरीर में इंटर कर जाएंगे। इसको आपको ध्यान में रखना है, यहां से भी आपसे लगातार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया आपको पता है कि हमारी बॉडी में क्या होता है, 3 प्रकार के जो है वो सेल्स पाई जाती हैं। एक आपका कौन सा होता है, इरिथ्रोसाइट्स, इरिथ्रोसाइट जिसको हम लोग क्या कहते हैं, आरबीसी कहते हैं, ल्यूकोसाइट्स जिसको हम लोग क्या कहते हैं, डब्ल्यूबीसी, और थ्रोम्बोसाइट्स यानी कि आपका प्लेटलेट्स। तो अगर प्लेटलेट्स कम हो गया है तो उसको हम लोग क्या कह देते हैं, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। डब्ल्यूबीसी कम हो गए हैं तो क्या कहते हैं, ल्यूकोपिनिया। और अगर आरबीसी कम हो गए हैं तो क्या कहते हैं, एनीमिया कहते हैं। ये 3 टर्म ध्यान रखिएगा।
एनीमिया, ल्यूकोपीनिया और थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, ये तीनों कमी हो जाने से होते हैं। और अगर बढ़ जाएंगे तीनों, तो जैसे आपका WBC जब बढ़ता है तो क्या कहते हैं इसको, ल्यूकीमिया कहते हैं। ल्यूकीमिया मतलब क्या हो गया, WBC बढ़ गए हैं। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया तो ये हो गया कमी होगी। अगर RBC बढ़ गए हैं, RBC बढ़ जाए तो पॉलीसाइथीमिया कहते हैं। पॉलीसाइथीमिया, पॉलीसाइथीमिया का मतलब क्या होता है, WBC संख्या बढ़ जाना। ऐसे ही अगर थ्रोम्बोसाइट बढ़ गए तो थ्रोम्बोसाइथीमिया कहेंगे, बढ़ने को कहा जाएगा। नेक्स्ट आपका है निस्संक्रामक इंट्रावैस्कुलर जमावट, यानी कि कोगुलेशन। अंग्रेजी में देखिएगा, डिससेमिनेटेड इंट्रावैस्कुलर कोगुलेशन होता है। इसका मतलब क्या हो जाता है कि अगर बहुत ज्यादा संक्रमण बॉडी में है, उस अवस्था में क्या होता है कि जो बहुत छोटी ब्लड वेसल्स होती हैं, उनमें जब क्या होता है, ब्लड कोगुलेट हो जाता है अपने आप, उस कंडीशन को कहा जाता है डिससेमिनेटेड इंट्रावैस्कुलर कोगुलेशन। इंट्रावैस्कुलर मतलब होता है कि आपका जो इनर साइड में बहुत छोटी छोटी जो आपकी क्या है, ब्लड वेसल्स हैं, तो बहुत छोटी छोटी रक्त कोशिकाओं में जब इन्फेक्शन के कारण रक्त का जमाव हो जाता है, उसको कहा जाता है डिससेमिनेटेड इंट्रावैस्कुलर कोगुलेशन। एक साथ रक्तस्राव की प्रक्रिया और बहुत छोटी रक्त कोशिकाओं में थक्के का जमना, ये घटना DIC कहलाती है, डिससेमिनेटेड इंट्रावैस्कुलर कोगुलेशन कहा जाता है। इसको आपको ध्यान में रखना होगा। और DIC आमतौर पर गंभीर संक्रमण या कैंसर के परिणाम स्वरूप होते हैं। जिन लोगों को कैंसर बहुत अधिक क्रिटिकल कंडीशन में होती है या बहुत ज्यादा गंभीर संक्रमण हो जाता है, उनमें क्या हो जाता है कि छोटी छोटी कोशिकाओं में ब्लड क्लॉट हो जाता है। इस कंडीशन को डिससेमिनेटेड इंट्रावैस्कुलर कोगुलेशन के नाम से जाना जाता है। ये एक खतरनाक स्थिति होती है, इसमें इंसान को बचाना बहुत ही मुश्किल होता है। इसको आपको ध्यान में रखना है। हीमोफीलिया, ये भी जिस प्रकार से आपका सिकल सेल एनीमिया था, वैसे ही एक प्रकार का ये आनुवांशिक रोग होता है। ये भी एक प्रकार का आनुवांशिक रोग है। हीमो शब्द ब्लड से आया हुआ है, फिलियासिस। हीमोफीलिया में क्या हो जाता है कि कुछ रक्त के थक्के जमाने वाले प्रोटीन होते हैं, उनके बनने की कमी आ जाती है, क्योंकि ऐसे प्रोटीन को बनाने वाली जो जीन होती है, जो ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन का निर्माण करने वाली जीन होती है, उसमें अगर अनियमितता हो गई है तो ये जीन क्या करेगी, ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन को प्रॉपर बनाने में सक्षम नहीं होती है। तो जब ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन बनने में सक्षम नहीं होती है, तो कभी भी आपका हल्का सा भी चोट लगेगा तो रक्त का स्कंदन नहीं होता है, यानी कि रक्त का थक्का नहीं जमता है। हल्का सा भी चोट लगने पर आपकी बॉडी का पूरा खून बह जाएगा। इसको अनकंट्रोल ब्लीडिंग कहा जाता है। अगर आप देखेंगे तो हीमोफीलिया को आप क्या कह सकते हैं, अनकंट्रोल हीमोरेजिया कह सकते हैं। अनकंट्रोल हीमोरेजिया यानी कि इसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। और ये डिजीज जो है हीमोफीलिया, महारानी विक्टोरिया के फैमिली में है, इसीलिए इस डिजीज को रॉयल फैमिली डिजीज भी कहा जाता है। रॉयल फैमिली डिजीज के नाम से इसको जाना जाता है। रॉयल फैमिली डिजीज के नाम से इसको जाना जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा, अनियंत्रित रक्तस्राव हीमोफीलिया या अनकंट्रोल हीमोरेजिया कहते हैं, और ये रॉयल फैमिली डिजीज के नाम से इस रोग को जाना जाता है। इस डिजीज में ध्यान रखिएगा, जो फीमेल होती हैं वो कैरियर होती हैं। हीमोफीलिया में फीमेल जो होती है वो कैरियर होती हैं, और मेल जो होते हैं वो इसके इन्फेक्टेड पर्सन होते हैं, यानी कि डिजीज होती है, रोगी होते हैं। और इसका जो जीन होता है वो हमेशा एक्स लिंक्ड होता है, यानी एक्स क्रोमोसोम पर इसका जीन जो है वो एबनॉर्मली पाया जाता है, उसकी वजह से ये कंडीशन बन पाती है। इसको आपको ध्यान में रखना है, यहां से भी लगातार आपसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट आपका हाइपर कोगुलेबल स्टेट।
हाइपर कोआगुलेबल स्टेट क्या होती है? हाइपर का मतलब पता है, बहुत ज्यादा। कोआगुलेबल मतलब क्या हो? थक्का जमना स्टेट। तो कई स्थितियों में रक्त के थक्के बनने का खतरा हो सकता है। यानी कि ऐसी कंडीशन जब ब्लड क्लॉट होने की संभावना बहुत ज्यादा हो जाती है, उस कंडीशन को क्या कहते हैं? हाइपर कोआगुलेट स्टेट कहा जाता है। जैसे दिल का दौरा पड़ रहा है, हार्ट अटैक होने पर, स्ट्रोक होने पर, पैरों में या फेफड़ों में रक्त के थक्के का जमने का जो परिणाम होता है, उसको हाइपर कोआगुलेबल स्टेट कहा जाता है। यानी कौन कौन सी ऐसी अवस्थाएं हैं जिनमें ब्लड क्लॉट हो सकता है अचानक से? तो दिल का दौरा पड़ने पर ब्लड क्लॉट हो सकता है, स्ट्रोक होने पर, पैरों या फेफड़ों में रक्त के थक्के का परिणाम हो सकता है। तो ये कई स्थितियां ऐसी होती है जहां पर हाइपर कोआगुलेबल स्टेट होती है। तो हाइपर कोआगुलेबल का मतलब समझिएगा कि कई ऐसी स्थितियां जिसमें ब्लड क्लॉट होने का खतरा बना रहता है, ये भी एक समस्या उत्पन्न कर सकता है। नेक्स्ट आपका है पॉलीसाइथीमिया। जिसमें बताया था आपको, पॉलीसाइथीमिया मतलब होता है कि अगर ब्लड कैंसर आरबीसी के द्वारा हुआ है, अगर आरबीसी की संख्या बढ़ने से ब्लड कैंसर हुआ है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? पॉलीसाइथीमिया कहते हैं। यानी ऐसी कंडीशन जिसमें अचानक से आरबीसी की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं? पॉलीसाइथीमिया कहते हैं। ऐसी घटना जिसमें आरबीसी की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं? पॉलीसाइथीमिया कहते हैं। और इसमें क्या होता है? ब्लड में आरबीसी का जो है असामान्य रूप से हाई कंसंट्रेशन हो जाता है। और पॉलीसाइथीमिया जो निम्न रक्त ऑक्सीजन के स्तर से हो सकता है या कैंसर जैसी स्थिति के रूप में हो सकता है। अगर बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा कम हो गई है तो इसकी मात्रा बढ़ जाती है, या कैंसर की स्थिति में क्या होती है? पॉलीसाइथीमिया कंडीशन बन सकती है। तो टर्म आपको याद रखना है, पॉलीसाइथीमिया का मतलब है जब ब्लड में आरबीसी की संख्या अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इस घटना को क्या कहा जाता है? पॉलीसाइथीमिया कहा जाता है। इसको आपको ध्यान में रखना है। इसको क्या कहा जाएगा? पॉलीसाइथीमिया की घटना कही जाती है। नेक्स्ट है डीप वेनस थ्रोम्बोसिस, डीवीटी, गहरी सिरा परक घनास्थता। तो अंग्रेजी में देखिए, हिंदी थोड़ा कठिन हो जाती है। डीप वेनस थ्रोम्बोसिस। अब देखिए थ्रोम्बोसिस मतलब क्या है? वहां पर थक्का जम जाना। और कहां पर? डीप वेनस में। तो जो वेन्स हैं, जो बहुत गहराई में जो नसें हैं, वहां पर थक्के का जम जाना क्या कहलाता है? डीप वेनस थ्रोम्बोसिस कहलाता है। ये मुख्य रूप से जो पैर की जो नसें होती हैं उनमें होता है। और ऐसी स्थिति में क्या हो जाता है कि अगर पैर की किसी नस में ब्लड क्लॉट हो गया है, खून जम गया है, तो ये बहुत खतरनाक स्थिति हो सकती है। क्योंकि वहां से जो इम्प्योर ब्लड है वो फेफड़े की यात्रा करता है, ये फेफड़े तरफ आता है। और वो अगर वहां से आएगा तो उसमें क्या होगा आपका, कि जो आपका लंग्स है, जो पल्मोनरी जो आपकी इनफिशियंसी है वो हो सकती है। यानी कि आपके लंग्स जो होते हैं वो डैमेज हो सकते हैं, क्योंकि वहां से ब्लड आना क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। तो ये एक प्रकार की बहुत बड़ी समस्या हो सकती है अगर डीप वेनस थ्रोम्बोसिस हो गया है, तो लंग्स की तरफ आने वाला ब्लड जो होगा वो रुक जाएगा। नेक्स्ट है आपका मायोकार्डियल इन्फेक्शन, एमआई। सामान्य भाषा में इसको हम लोग दिल का दौरा कह देते हैं, लेकिन मेडिकल टर्म में देखा जाए तो मायोकार्डियल रोधगलन यानी कि इन्फेक्शन कहलाता है इसका। ये तब होता है, ध्यान दीजिएगा, कि हमारी जो हार्ट होती है, हार्ट को जो प्योर ब्लड प्रोवाइड किया जाता है, इसके काम करने के लिए उस आर्टरी का नाम है कोरोनरी आर्टरी। यानी कि हार्ट को प्योर ब्लड सप्लाई कौन करता है? कोरोनरी आर्टरी करता है। ये कोरोनरी आर्टरी क्या करता है? पूरे हार्ट को ब्लड प्रोवाइड करता है।
और जब इसी कोरोनरी आर्टरी में अचानक से कहीं पर क्या हो गया, क्लॉट हो गया, तो जब क्लॉट हो जाएगा आर्टरी में तो अब हार्ट की सप्लाई ब्लड की रुक जाएगी, ब्लड हार्ट में नहीं आएगा और हार्ट क्या करेगा, काम करना बंद कर सकता है या हार्ट डैमेज हो सकता है। इस कंडीशन को क्या कहते हैं, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन कहते हैं। मायोकार्डियल इसलिए कहते हैं क्योंकि आपकी जो हार्ट होती है या हमारी जो हार्ट है वो मायोकार्डियल मसल्स की बनी होती है। स्पेशल टाइप की मसल्स होती है जो केवल हार्ट में ही पाई जाती है, और हार्ट को जो ब्लड सप्लाई करता है उसका नाम क्या है, आपका कोरोनरी आर्टरी है। तो जब किसी वजह से कोरोनरी आर्टरी में ब्लड की सप्लाई रुक जाती है, इस घटना को हम लोग क्या कह देते हैं, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन कह देते हैं या इसको एमआई कह देते हैं। इस कंडीशन को भी ध्यान रखना है, ये भी आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है, कई बार पूछा भी गया है। इसके बाद हम लोग देखते हैं ब्लड टेस्ट क्या होता है। तो ब्लड टेस्ट से पहले एक बार और देख लीजिए इस चीज को। हम लोगों ने मायोकार्डियल इन्फेक्शन की बात की, डीप वेनस थ्रोम्बोसिस की बात की, पॉलीसाइथीमिया क्या होता है, हाइपर कोगुलेबल स्टेट क्या होती है, और हीमोफीलिया क्या होता है, डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन क्या होता है, ल्यूकीमिया, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, मलेरिया, बैक्टीरियमिया, सिकल सेल एनीमिया, हीमोक्रोमाइटोसिस, हीमोलिटिक एनीमिया, लिम्फोमा, मल्टीपल माइलोमा, ल्यूकीमिया, हीमाटोमा और आपका हीमोरेजिया। ये आपकी बॉडी में ब्लड कंडीशन होती हैं। तो इतनी ब्लड कंडीशन आपकी बॉडी में नॉर्मली हो सकती हैं जो आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। तो इन कंडीशंस को आपको ध्यान में रखना है कि ये कंडीशन, कोई भी टर्मिनोलॉजी अगर आपसे पूछ ले तो उसको आपको ध्यान में रखना है। इन सारी चीजों को आपको एक एक करके समझना होगा। ये आपका हो गया ब्लड कंडीशन। अब हम लोग बात करेंगे कि अगर ब्लड में कोई प्रॉब्लम आई है या कुछ बॉडी में कोई दिक्कत है, तो ब्लड में टेस्टिंग जो होती है वो कितने प्रकार से हम लोग कर सकते हैं, रक्त परीक्षण हम लोग कितने प्रकार से करते हैं। तो ब्लड टेस्टिंग में एक टेस्ट हमारा होता है कंप्लीट ब्लड काउंट, जिसको हम लोग सीबीसी कहते हैं। सीबीसी जो होता है, कंप्लीट ब्लड काउंट जो होता है, इसमें हम लोग आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स तीनों की एक साथ हम लोग एनालिसिस करते हैं, और इसके लिए ऑटोमेटिक सेल काउंटर का उपयोग किया जाता है। ऑटोमेटिक सेल काउंटर का हम लोग क्या करते हैं, इस परीक्षण में इसका उपयोग करते हैं। और जब हम कितने हमारे पास आरबीसी हैं, कितने डब्ल्यूबीसी हैं, कितना प्लेटलेट्स है, कितना हीमोग्लोबिन है, हम एक साथ जब गिन लेते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, कंप्लीट ब्लड काउंट या सीबीसी कहते हैं। और अगर हम डब्ल्यूबीसी की काउंट करते हैं केवल, तो उसको हम लोग टीएलसी और डीएलसी में करते हैं। टीएलसी का मतलब होता है टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, यानी कि जो भी आपके पास 5 प्रकार के डब्ल्यूबीसी हैं उनकी कुल कितनी मात्रा है। फिर हम लोग बात करते हैं डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट। डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट में जो 5 प्रकार के डब्ल्यूबीसी होते हैं, आपके इस्नोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट, इनकी अलग अलग क्या परसेंटेज है या उनके क्या नंबर हैं। तो अगर हम अलग अलग डब्ल्यूबीसी की काउंट करते हैं उसको हम लोग डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट कहते हैं। अगर हम अलग अलग टोटल डब्ल्यूबीसी की अध्ययन करते हैं तो उसको हम लोग टीएलसी कहते हैं। और आरबीसी के अध्ययन के लिए हम लोग हीमेटोक्रिट का यूज करते हैं। हीमेटोक्रिट याद रखिएगा, हीमेटोक्रिट के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, आरबीसी की संख्या निकालते हैं। और अगर टोटल सभी की संख्याओं को ज्ञात करना होता है उसके लिए हम लोग कंप्लीट ब्लड काउंट यानी कि सीबीसी का अध्ययन करते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी। इसके बाद हम लोग बात करते हैं ब्लड स्मीयर की। तो ब्लड स्मीयर में हम लोग क्या करते हैं, हम ये पता लगाते हैं कि ब्लड में कोई ऐसा पैथोजन तो नहीं है, कोई ब्लड में कोई ऐसा प्रोटोजोआ या कोई ऐसा वर्म या कोई ऐसा पैथोजन नहीं है जो ब्लड में उपस्थित हो। तो उसके लिए हम क्या करते हैं
कि किसी वर्म की जांच के लिए या किसी भी पैथोजन की जांच के लिए, या उसमें हम लोग देखते हैं कि उसमें कोई हीमोग्लोबिन काउंट करने के लिए या आरबीसी की संख्या, डब्ल्यू की संख्या ज्ञात करने के लिए हम ब्लड की एक ड्रॉप को एक माइक्रोस्कोप स्लाइड में रखते हैं। तो माइक्रोस्कोप स्लाइड में रख करके उसकी हम क्या करते हैं, स्मीयर बनाते हैं। उस स्मीयर को हम क्या करते हैं, अल्ट्रा माइक्रोस्कोप या जो सबसे बेहतरीन माइक्रोस्कोप होते हैं उनमें हम क्या करते हैं, टेस्ट ट्यूब, उसमें हम लोग अपनी लेबोरेटरी में उसका हम विशेषज्ञ की उपस्थिति में हम जांच करते हैं और उसमें हमें पता लगाते हैं कि ल्यूकीमिया, एनीमिया, मलेरिया या अन्य कोई रक्त संबंधी विकार तो ब्लड में नहीं है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक थिन स्मीयर बनाते हैं ब्लड का और उसमें हम लोग क्या करते हैं, उसमें पैथोजन की जांच करते हैं। तो एक तरीका ये हो सकता है ब्लड टेस्ट का, इसको आपको ध्यान में रखना है। ब्लड टाइप, किसी को अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना है यानी किसी को देना है या लेना है, उससे पहले हमको पता लगाना पड़ता है कि ब्लड मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो ब्लड की मैचिंग करने के लिए हम लोग ब्लड टेस्ट करते हैं ब्लड टाइप का। इसमें ए बी और ओ, हमारे आरबीसी पर एक एंटीजन पाया जाता है जो प्रोटीन मार्कर होता है। प्रोटीन मार्कर एंटीजन होता है, वही निर्धारित करता है कि हमारे जो है वो बॉडी में ब्लड ग्रुप कौन सा है। तो हम उस प्रोटीन मार्कर के द्वारा आरबीसी की सतह पर मौजूद जो एंटीजन होते हैं उनकी हम पहचान कर लेते हैं। उसके आधार पर हम क्या करते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं और अगर सेम ब्लड ग्रुप का है तभी हम उसको ब्लड चढ़ाते हैं। अगर ब्लड मैच नहीं कर रहा है तो उसको हम ब्लड नहीं देंगे। तो हर ब्लड ट्रांसफ्यूजन से पहले ब्लड टाइप टेस्ट करना चाहिए। तो ब्लड टाइप टेस्ट में हम लोग क्या करते हैं, प्रोटीन मार्कर का इससे करते हैं जिससे कि पता लगे कि सेम ब्लड जा रहा है या नहीं जा रहा। इसको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका है कोम्स टेस्ट। कोम टेस्ट में हम लोग क्या कर देते हैं कि इसमें ब्लड टेस्ट करते हैं, खास करके हम लोग एंटीबॉडी का इसमें जांच करते हैं। यानी कि हम ब्लड में एंटीबॉडी की तलाश करते हैं जो आरबीसी को बांध और नष्ट कर सकता है, उसकी हम लोग जांच करते हैं। खास करके जो प्रेग्नेंट जो फीमेल्स होती हैं और जिनमें एनीमिया से जो पीड़ित होती हैं उनमें हम लोग कॉम्स परीक्षण करते हैं, यानी कि उन्हीं में मोस्टली कॉम्स टेस्ट किया जाता है। इसको आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका है ब्लड कल्चर, ब्लड का कल्चर कराना। तो ब्लड फ्लो में क्या करता है कि अगर मान लो संक्रमण हो गया है तो उस ब्लड फ्लो बॉडी के अंदर अगर मान लो संक्रमण है तो उसकी जांच के लिए हम लोग क्या करते हैं, ब्लड कल्चर कराते हैं। अब उसमें क्या करेंगे, हम ब्लड को लेंगे और उसमें क्या करेंगे, उसका हम कल्चर कराएंगे। यदि उस ब्लड में बैक्टीरिया या कोई अन्य जीव मौजूद हैं तो वो कल्चर के समय क्या होंगे, उनकी गुणात्मक वृद्धि होगी, वो भी ग्रो करेंगे। तो जब वो ग्रो करेंगे उनकी संख्या बढ़ती जाएगी तो हम पहचान पाएंगे कि जो है वो उसमें क्या है, बैक्टीरिया है या कोई भी पैथोजन है। क्योंकि ब्लड में कभी कभी क्या होता है कि बैक्टीरिया या कोई भी पैथोजन बहुत कम संख्या में होते हैं, वो डायरेक्ट डायग्नोसिस में नहीं आते हैं। तो उसके लिए हमको क्या करना होगा कि हमको ब्लड की कल्चर कराना पड़ेगा और उस कल्चर में क्या होगा, जो भी पैथोजन होंगे वो भी उसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई होंगे और उनकी संख्या सामने हमारे आ जाएगी और हम जान पाएंगे कि हमारे ब्लड में इन्फेक्शन हुआ है। तो ब्लड कल्चर के द्वारा हमेशा जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन या अन्य प्रकार के इन्फेक्शन की हम लोग क्या करते हैं, जांच करते हैं, जो हमारे ब्लड फ्लो में जो है वो बैक्टीरिया पाए जाते हैं। ब्लड सर्कुलेशन में जो बैक्टीरिया हैं उनकी हम लोग जांच करने के लिए ब्लड कल्चर का उपयोग करते हैं। इसको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका है मिक्सिंग स्टडी। ये आपको ध्यान रखना है, मिक्सिंग स्टडी क्या होती है। मिक्सिंग स्टडी, तो ब्लड के कारण जब क्या हो जाता है कि थक्के के लिए असमान रूप से प्रतिरोधी, यानी कि जब ब्लड जो होता है बहुत पतला हो जाता है, बहुत पतला होने का पहचान करने के लिए एक रक्त परीक्षण किया जाता है। तो रोगी के रक्त को सामान्य रक्त के साथ एक ट्यूब में मिलाया जाता है
और मिश्रित रक्त के गुण निदान प्रदान कर सकता है। यानी कि मिक्सिंग स्टिक मतलब यहाँ पर हो गया कि जब किसी का शरीर खून बहुत पतला हो जाता है तो उसमें क्या होगा कि चोट लगने पर या किसी स्थिति में ब्लीडिंग वो नहीं कर पाएगा और वो खून बह जाएगा। तो इसमें हम क्या करते हैं, किसी दूसरे व्यक्ति का, रोगी के रक्त को सामान्य रक्त के साथ क्या किया जाता है, ट्यूब में मिलाया जाता है और उसका जो है वो विस्कोसिटी देखी जाती है। अगर विस्कोसिटी में अंतर आया है तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, फिर उसमें मिक्सिंग करते हैं कि ब्लड को और थोड़ा सा गाढ़ा बनाने का काम किया जाता है। इसको आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका है बोन मैरो बायोप्सी। बोन मैरो क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा कि हमारी जो हड्डियां होती हैं उन हड्डियों के बीच में क्या होता है, एक कैनाल होता है। इसमें आपकी क्या हो जाती है, जो स्टेम सेल्स पाई जाती हैं। और स्टेम सेल्स जो होती हैं यहाँ पर आप देखेंगे रेड बोन मैरो होती हैं। रेड बोन मैरो में क्या होता है, आपके ब्लड फॉर्मेशन वाली जो आपकी सेल होती है स्टेम, वो पाई जाती हैं, जहां से क्या होता है कि ब्लड सेल्स बनती हैं। इरिथ्रोपोइटिन जो होती हैं, इरिथ्रोपोइटिन हो जाती हैं आपकी, ल्यूकोपोइटिन हो जाती है, थ्रोम्बोपोइटिन हो जाती हैं, जिसको क्या कहते हैं उसको, मेगा। तो उसमें क्या होता है कि एक मोटी सी सुई लेते हैं, सिरिंज लेते हैं और उसको जो है, जो सबसे बड़ी हड्डी होती है खास करके कूल्हे के आसपास, वहां पर हम सिरिंज को डालते हैं और हड्डियों के अंदर से हम क्या करते हैं, बोन मैरो बाहर निकालते हैं। उस बोन मैरो का हम लोग क्या करते हैं, बायोप्सी करके रक्त की स्थिति का पहचान करते हैं। ये बहुत ही कठिन प्रकार का रक्त परीक्षण है और इसमें अगर थोड़ी सी प्रिकॉशन न लिया जाए तो इंसान की डेथ भी हो सकती है, वो पैरालिसिस भी हो सकता है। क्योंकि जब हम बोन्स में किसी हड्डी को, किसी सुई को हम इंसर्ट कराएंगे तो बहुत ही कठिन कार्य होता है। और इसमें हम लोग बोन मैरो बायोप्सी के द्वारा हम लोग किसी व्यक्ति को कैंसर का ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं। उसमें कोई भी ब्लड संबंधी कोई विकार अगर बॉडी में है तो उसकी हम लोग जांच कर सकते हैं। इस प्रकार की जो है ट्रीटमेंट हम लोग बोन मैरो बायोप्सी में करते हैं। तो बोन मैरो को निकालने की जो प्रोसेस और उसकी बायोप्सी करने की जो प्रोसेस है वो एक जटिल प्रक्रिया है, सामान्य प्रक्रिया नहीं होती है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। अब आता है ब्लड ट्रीटमेंट। अगर कई प्रकार की समस्याएं बॉडी में आ गई हैं ब्लड संबंधी, तो ब्लड संबंधी समस्याओं को दूर करने के लिए हमारे पास क्या क्या उपाय हैं, हम कौन कौन से उपाय कर सकते हैं, इस पे आपको ध्यान देना है। ब्लड ट्रीटमेंट जो हम होता है उसमें हम कौन कौन से उपाय कर सकते हैं, ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आइए हम लोग देखते हैं ब्लड ट्रीटमेंट। तो पहला आपका है यहाँ पर कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी सॉरी कीमोथेरेपी। तो कीमोथेरेपी जो होती है, ऐसी दवाएं जो कैंसर कोशिकाओं को मारती हैं, उन दवाओं के एडमिनिस्ट्रेशन को हम लोग क्या कह देते हैं, कीमोथेरेपी कह देते हैं। मुख्य रूप से ल्यूकीमिया और लिम्फोमा जैसे कैंसर का इलाज करने के लिए कीमोथेरेपी का उपयोग किया जाता है। कैंसर का उपचार करने के लिए कई प्रकार की हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं, जैसे रेडियोथेरेपी करते हैं, सर्जरी के द्वारा कर सकते हैं और आपका कीमोथेरेपी के द्वारा करते हैं। तो रेडियो में हम क्या करते हैं, रेडिएशन देते हैं। सर्जरी में हम लोग क्या करते हैं, उसको ऑर्गन को रिमूव कर देते हैं। और कीमोथेरेपी में हम क्या करते हैं, ड्रग्स देते हैं, मेडिसिन देते हैं। तो मेडिसिन के द्वारा जो हम क्या करते हैं, किसी कैंसर के उपचार को सही करते हैं, कैंसर का उपचार करते हैं, उसको हम लोग कीमोथेरेपी के नाम से जानते हैं।
और ये मुख्य रूप से ल्यूकीमिया और लिम्फोमा नामक कैंसर में उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट आपका है ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना। ब्लड ट्रांसफ्यूजन में का मतलब क्या हो जाता है कि हम लोग ब्लड ट्रांसफ्यूजन में किस चीज को ट्रांसफ्यूज करते हैं। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन में मोस्टली प्लाज्मा का ट्रांसफ्यूजन कर सकते हैं, प्लाज्मा का करते हैं, आरबीसी का करते हैं, डब्ल्यूबीसी का कर सकते हैं और प्लेटलेट्स का। अलग अलग भी कर सकते हैं और मिक्स करके भी कर सकते हैं। तो एक जो रक्तदाता होता है, यानी कि जिसने डोनर जो है, उसके ब्लड रेड ब्लड सेल को उसके प्लाज्मा से अलग किया जाता है और एक छोटे बैग में पैक कर दिया जाता है। जो बैग इसका होता है वो पीवीसी का बना होता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड का, और ब्लड जमे ना इसलिए उसमें एंटी कोगुलेंट डाला जाता है, ईडीटीए डाल देते हैं, डेक्सट्रोज डाल देते हैं, है ना, ये सब केमिकल डाल करके उसको प्रिजर्व किया जाता है। और एक रिसीवर में रेड ब्लड सेल्स को ट्रांसफ्यूज कर देते हैं। इस प्रकार से उसमें ट्रांसफ्यूज कर दिया जाता है, यानी कि ब्लड से आरबीसी को निकाल करके प्लाज्मा को अलग कर लेते हैं, आरबीसी को एक पैकेट में भर लेते हैं, उस पैकेट में आरबीसी भरा होता है और उसी आरबीसी को क्या करते हैं, व्यक्ति को दे दिया जाता है। तो ये होता है आपका ब्लड ट्रांसफ्यूजन। प्लेटलेट्स की कमी हो गई है तो प्लेटलेट्स निकाल करके दिया जाएगा, बाकी ब्लड जो है दोबारा बॉडी में चला जाएगा जिसने दिया हुआ है। तो अलग अलग विधियों से हम क्या करते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं। हम प्लाज्मा का कर सकते हैं, आरबीसी का कर सकते हैं, डब्ल्यूबीसी क्या कर सकते हैं और प्लेटलेट्स का भी कर सकते हैं। आने वाले समय में हम लोग आर्टिफिशियल रूप से हम लोग ब्लड बना सकते हैं लैब में। तो लैब में भी प्लाज्मा को हम लोग बनाया जा सकता है, क्योंकि प्लाज्मा जो होती है वो कैसी है, वो नॉन लिविंग है। और जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा या जीन टेक्नोलॉजी के द्वारा, जीन क्लोनिंग के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, ब्लड में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स का भी निर्माण कर सकते हैं स्टेम सेल के द्वारा। तो ये भी आगे पॉसिबल हो सकता है और हो भी रहा है, तो इसको आपको ध्यान में देना है। नेक्स्ट आपका होता है प्लेटलेट्स ट्रांसफ्यूजन। जैसे हमने बताया था अभी आपको कि आरबीसी का ट्रांसफ्यूजन करते हैं, ऐसे ही रक्तदाता की प्लेटलेट्स को उसके ब्लड से अलग कर लेते हैं और उसको पॉली बैग में भर लेते हैं। और जब भी किसी व्यक्ति में प्लेटलेट्स काउंट कम होता है, जैसे मान लो डेंगू हो गया है या कैंसर की स्थिति है, उस केस में क्या करते हैं, उस व्यक्ति को प्लेटलेट्स ट्रांसफ्यूज कर दिया जाता है। तो एक ये तकनीक हो जाती है ब्लड ट्रीटमेंट में। फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा को हम लोग डोनेट कर सकते हैं। अब मान लो किसी को केवल प्लाज्मा की आवश्यकता है, जैसे आपने देखा होगा कोविड-19 में जो है प्लाज्मा थेरेपी बहुत ज्यादा फेमस हुई है दिल्ली में। प्लाज्मा थेरेपी में क्या है, क्योंकि जो एक व्यक्ति मान लीजिए जिसको कोरोना हुआ, कोविड-19 हुआ, तो जब कोविड-19 होता है तो उसके अंदर इम्यूनिटी डेवलप होती है उस वायरस को किल करने के लिए एंटीबॉडी के फॉर्म में। तो जो भी कोरोना कोविड-19 से सही हो गया है उसके बॉडी में अब एंटीबॉडीज मौजूद हैं। उस एंटीबॉडीज का उपयोग कोई दूसरा व्यक्ति को कर सकता है जिसमें संक्रमण अभी नहीं हुआ है या हो गया है और वो ठीक नहीं हो रहा है, उसके अंदर एंटीबॉडीज नहीं बन रहे हैं, तो वो क्या कर सकता है, दूसरे व्यक्ति के एंटीबॉडीज को लेकर के वो सही हो सकता है। तो एक डोनर का जो प्लाज्मा, जो ब्लड का फ्लूइड पार्ट होता है, उसमें से हम क्या करते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स को अलग कर लेते हैं और केवल प्लाज्मा को हम लोग क्या कर देते हैं, स्टोर कर लेते हैं। और प्लाज्मा ट्रांसफ्यूजन से हम क्या कर सकते हैं, ब्लड क्लॉटिंग को सुधार सकते हैं। क्लॉटिंग समस्याओं के कारण रक्तस्राव को रोका जा सकता है। तो ये सारी समस्याएं हम लोग प्लाज्मा में, क्योंकि ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन जो होती है वो कहाँ होती है, वो प्लाज्मा में ही होती है। ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन प्लाज्मा में होती हैं, तो उससे हम प्लाज्मा को डोनेट करके हम क्या कर सकते हैं, ब्लड क्लॉटिंग संबंधी समस्याओं को हम लोग दूर कर सकते हैं, उससे हम लोग निजात पा सकते हैं। इसको आपको ध्यान में देना होगा, ये चीज आपसे पूछ सकता है। नेक्स्ट आपका है क्रायोप्रेसिपिटेट। क्रायो मतलब क्या होता है कि बहुत ही कम तापमान पर,
तो विशिष्ट प्रोटीन को क्या करते हैं, वो रक्त से अलग कर देते हैं और उसको बहुत थोड़ी मात्रा में तरल रूप में जमा लेते हैं लो टेम्परेचर पे। और क्रायोप्रेसिपिटेट ट्रांसफ्यूजन विशेष रूप के थक्के प्रोटीन को बदल सकता है। जब उनका स्तर कम हो जाता है बॉडी में, तो हम क्या करते हैं, क्रायोप्रेसिपिटेट को ब्लड में डाल देते हैं, जैसे हीमोफीलिया कंडीशन में होता है। हीमोफीलिया में क्या होता है, अचानक से खून जो है क्या हो गया, मान लो बह गया है, तो उसमें हम क्या करते हैं, ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन को उसको देना होगा लगातार, क्योंकि उसके अंदर ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन नहीं बन रही होती है। तो उसको हमको जो ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन देनी है, उसको हमको तुरंत देने के लिए उसको पहले से हमको प्रिसिपिटेट करके रखना होता है बहुत कम तापमान पे। तो हीमोफीलिया वाले रोगों के लिए क्या करते हैं कि जो ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन होती है उसको बहुत कम तापमान पर प्रेसिपिटेट कर देते हैं, और जब ऐसी स्थिति आती है उसको देना होता है, तो उससे हीमोफीलिया वाले पेशेंट को इससे लाभ मिलता है। इस प्रकार से बनाए गए जो तरल प्रोटीन होती हैं उसको क्या कहते हैं, क्रायोप्रेसिपिटेट के नाम से जाना जाता है। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्रायोप्रिजर्वेटिव, तो ये टर्म आपसे पूछ सकता है। नेक्स्ट आपका है एंटीकोगुलेशन। एंटीकोगुलेशन यानी कि थक्का जमने के विरुद्ध। एंटी मतलब क्या होता है, अगेंस्ट, और थक्का जमना। तो बहुत सारे ऐसे होते हैं जो खून को जमाने से रोकने के लिए काम आते हैं। तो दवाएं जो होती हैं जो रक्त को पतला करती हैं, जैसे मान लीजिए कि आपने एस्प्रिन ले लिया, डिस्प्रिन ले लिया, तो ये क्या कर देते हैं, आपके ये ब्लड को पतला कर देते हैं। इससे मान लो कहीं नसों में अगर खून जम भी रहा होगा तो उसको वो क्या कर देते हैं, पतला करके खून को उसको बहा देते हैं। इससे हार्ट अटैक की जोखिम कम हो जाते हैं। तो जिनमें रक्त का थक्का बनने की जोखिम ज्यादा होती है, उन लोगों में ब्लड क्लॉटिंग को रोकने के लिए एंटीकोगुलेंट ट्रीटमेंट किया जाता है कि उनमें खून न जमे। तो जो एंटीकोगुलेंट नेचुरल होता है वो हमारी बॉडी में हेपेरिन होता है। हमारी बॉडी में हेपेरिन क्या करता है, खून को जमने से रोकता है। अगर किसी व्यक्ति में हेपेरिन की कमी हो जाती है तो खून बॉडी में नहीं जमता है, सॉरी पतला नहीं होता है, और वो जम जाता है, और उससे इंसान में खून जमने से उसको हीमोरेजिया, सॉरी उसमें ब्रेन हैमरेज या स्ट्रोक हो सकता है। तो हेपेरिन के अलावा, ये तो एक नेचुरल चीज हो जाती है, हेपेरिन के अलावा एंटीकोगुलेशन के रूप में जो यूज करते हैं वो आपका होता है एनोक्सापायरिन। एनोक्सापायरिन याद रखिएगा, इसको लावेनॉक्स भी कहते हैं, और वारफायरिन जिसको कॉमोडिन कहते हैं। इनका उपयोग किया जाता है आपका एंटीकोगुलेशन के रूप में, मेडिसिन के रूप में। ये शरीर में ब्लड को बॉडी के अंदर पतला रखती हैं, और जिनमें रक्त का थक्का बनने की टेंडेंसी होती है, जिनमें खून के क्लॉट होने की टेंडेंसी होती है, उनको ये दवाएं दी जाती हैं कि उनका खून पतला बना रहे और खून जमे ना। आपने देखा होगा कि जब कोई एक लीच जो होता है, जोंक, जब जोंक किसी जानवर पे चिपकता है तो वो उसके ब्लड को सक करता है। तो सक करने के लिए लगातार खून बहता रहे, इसके लिए वो क्या करता है, उसकी ब्लड में एक केमिकल डालता है जिससे कि ब्लड बाहर निकलते समय जमे ना। उसको कहा जाता है हिरुडिन, कहा जाता है हिरुडिन। तो हिरुडिन जो होता है जोंक के द्वारा निकाला गया केमिकल होता है। ये भी एक एंटीकोगुलेंट नेचुरल सब्सटेंस होता है जो खून को जमने से रोकता है। इसी के नाम पर जोंक का जो साइंटिफिक नेम है वो हिरुडिनेरिया रखा गया है। ये आपको ध्यान रखना होगा, ये भी आपसे क्वेश्चन लगातार पूछ लिए जाते हैं। तो हिपेरिन हो गया, एनोक्सापायरिन हो गया जिसको लावनॉक्स कहा जाता है, वारफायरिन हो गया जिसको कॉमेडिन कहा जाता है, इनका यूज किया जाता है। साथ ही साथ जब ब्लड को प्रिजर्व करते हैं तो उसमें आपको डेक्सट्रोज, आपका उसमें इथाइल EDTA, इथाइल डायमीन टेट्रा एसीटेट का यूज करते हैं। तो इस प्रकार के केमिकल का भी यूज करके आप ब्लड को क्लॉट होने से बचा सकते हैं, उसको आप पतला रख सकते हैं। इसको आपको ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट आपका है एंटी प्लेटलेट्स ड्रग। एंटी प्लेटलेट्स ड्रग क्या होती है, इसको आपको ध्यान रखना है। एंटी प्लेटलेट ड्रग क्या होती है,
एंटी प्लेटलेट ड्रग होती हैं जो एस्प्रिन हो गया, क्लोपिडोग्रेल हो गया, जिसको प्लॉविक्स कहते हैं, प्लेटलेट्स इन्फेक्शन के साथ हस्तक्षेप करते हैं और रक्त के थक्के को रोकने में मदद करते हैं, जिनमें दिल का दौरा और स्ट्रोक मेन कंडीशन होती है। तो एंटी प्लेटलेट्स, प्लेटलेट का काम क्या होता है? खून का थक्का जमाना। तो जो प्लेटलेट्स के काम को रोक दें, जो खून को जमने से रोक दें, वो क्या कहलाएंगे? वो एंटी प्लेटलेट ड्रग कहलाती हैं। तो एंटी प्लेटलेट ड्रग के रूप में आपको ध्यान देना है कि एस्प्रिन जो होता है ये एंटी प्लेटलेट ड्रग होती है। क्लोपिडोग्रेल, क्लोपिडोग्रेल जो होता है, प्लॉविक्स कहते हैं इसको, ये भी प्लेटलेट फंक्शन के साथ हस्तक्षेप करते हैं, यानी कि प्लेटलेट्स के काम को रोक देते हैं। प्लेटलेट काम क्या होता है? रक्त का थक्का जमाना, ये इसके थक्के जमाने की प्रोसेस को रोक देते हैं। तो शरीर के अंदर क्या हो जाता है कि दिल का दौरा पड़ना या स्ट्रोक से आप बच सकते हैं। तो जिनमें दिल का दौरा या स्ट्रोक होने की स्थिति बनती है, उसमें प्लेटलेट्स के काम को रोकने के लिए एस्प्रिन या क्लोपिडोग्रेल नामक दवा दी जाती है और वो व्यक्ति जो है दिल के दौरे से बच जाता है या उसमें स्ट्रोक होने से वो बच जाता है। हम लोग ड्रग एंटीबायोटिक्स का यूज करते हैं, तो बहुत सारे बैक्टीरिया या ऐसे फंगी या पैरासाइट होते हैं जिनको मारने के लिए हम लोग क्या करते हैं? ब्लड इन्फेक्शन को दूर करने के लिए एंटीबायोटिक लिया जाता है किसी, और ये इंट्रावेनस के थ्रू यानी कि वेन्स के थ्रू जो क्या करते हैं हम लोग हाई एंटीबायोटिक देते हैं। और ब्लड इन्फेक्शन अगर किसी को हो गया है तो उसके ट्रीटमेंट के लिए हम लोग एंटीबॉडीज देते हैं। मैंने आपको बताया था कि जो बैक्टीरियमिया जो होता है, बैक्टीरियमिया, ये बैक्टीरियमिया में क्या हो जाता है कि रक्त का जीवाणु संक्रमण, रक्त संक्रमण गंभीर हो जाता है। अक्सर अस्पताल में भर्ती होने और नसों में लगातार एंटीबायोटिक का हम लोग यूज करते हैं बैक्टीरियमिया में। तो ये कंडीशन यहाँ पर बन जाती है। नेक्स्ट आपका है इरिथ्रोपोइटिन। इरिथ्रोपोइटिन जो होती है ये एक प्रकार की क्या है? एक हार्मोन होता है जो किडनी में बनता है, जो किडनी में बनता है और ये आरबीसी बनाने का काम करता है। आरबीसी को बनाने वाला ये प्रोटीन है इरिथ्रोपोइटिन, जिसका निर्माण किडनी में होता है। यानी कि इरिथ्रोपोइटिन स्टिमुलेट प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी। इरिथ्रोपोइटिन इज अ हार्मोन व्हिच स्टिमुलेट प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी। जब किसी में एनीमिया के लक्षण दिखते हैं तो उसमें क्या किया जाता है? इरिथ्रोपोइटिन दी जाती है। वो क्या करेगा? आरबीसी के निर्माण को स्टिमुलेट कर देता है। तो जब किसी व्यक्ति में एनीमिया यानी कि आरबीसी की कमी होती है, उसको इरिथ्रोपोइटिन ड्रग्स दी जाती है। इरिथ्रोपोइटिन जो होता है वो क्या कर देता है? ये आरबीसी को, इसकी जो है वो इरिथ्रोपोइटिन की आप देखेंगे तो इसका सिरप भी आता है और इसकी टेबलेट्स भी आती है। ये क्या करता है? हार्मोन्स होता है जो क्या करता है? आरबीसी के बनने को स्टिमुलेट कर देता है। इसको आपको ध्यान में रखना है। और लास्ट में हम लोग देखते हैं ब्लड लेटिंग क्या होता है? ब्लड लेटिंग यानी कि कभी कभी जब बहुत ज्यादा मात्रा में ब्लड बढ़ जाता है तो हमको बॉडी से ब्लड को निकालना होता है। हीमोक्रोमेटोसिस, हीमोक्रोमेटोसिस मतलब होता है कि जब आयरन की बहुत ज्यादा मात्रा हो जाती है, जब कहीं पर बॉडी में बहुत ज्यादा आयरन जमा हो गया है या आरबीसी की बहुत बढ़ गई है, पॉलीसाइथीमिया हो गया है, उस कंडीशन में क्या होता है कि ब्लड को बॉडी से निकालना होता है। तो जब इतना ज्यादा बॉडी में ब्लड हो गया है कि वो आपको दिक्कत उत्पन्न कर रहा है, नुकसान कर रहा होता है, तो ब्लड को बॉडी से निकालना होता है। तो ब्लड का शरीर से नियंत्रित निष्कासन ही क्या कहलाता है? ब्लड लेटिंग कहलाता है। एक्सेस ब्लड को बॉडी से बाहर निकालना क्या कहलाता है? ब्लड लेटिंग कहलाता है, या इसको हम लोग क्या कहते हैं? रक्तपात कहते हैं। रक्तपात करना। तो रक्तपात का मतलब होता है
कि एक्सेस ब्लड को बॉडी से बाहर निकाल लेना। तो एक्सेस ब्लड को जब हम लोग बॉडी से बाहर निकालते हैं उसको ब्लड लेटिंग कहा जाता है। ये मुख्य रूप से हीमोक्रोमेटोसिस और पॉलीसाइथीमिया की कंडीशन में देखी जाती है। हीमोक्रोमेटोसिस और पॉलीसाइथीमिया की कंडीशन में इसको आप देख सकते हैं। ये आपका एक प्रमुख कॉन्सेप्ट होता है। तो ये था आज का हम लोगों का जो सेशन। इसमें हम लोगों ने बहुत सारी चीजों को एक्सप्लेन किया है। ब्लड लेटिंग क्या होती है, इरिथ्रोपोइटिन क्या होता है, और एंटीबायोटिक का उपयोग ब्लड इन्फेक्शन में कब करते हैं, एंटी प्लेटलेट ड्रग्स कौन सी होती हैं, एंटी कोगुलेशन कौन कौन से होते हैं, क्रायो प्रेसिपिटेट क्या होता है, फ्रीज फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा, प्लेटलेट्स ट्रांसफ्यूजन क्या होते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्या होता है, कीमोथेरेपी क्या होती है, और इसके हम लोग जो टेस्ट होते हैं बोन मैरो बायोप्सी, मिक्सिंग स्टडी, ब्लड कल्चर, फॉर्म टेस्ट, ब्लड टाइप टेस्ट, ब्लड स्मीयर टेस्ट और कंप्लीट ब्लड काउंट। इसके अलावा हम लोगों ने कंडीशन पढ़ी थी, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन क्या होता है, डीप वेनस थ्रोम्बोसिस क्या होती है, पॉलीसाइथीमिया, हाइपर कोगुलेबल स्टेट क्या होती है, हीमोफीलिया, डिसेमिनेटेड इंट्रावैस्कुलर कोगुलेशन, ल्यूकोपीनिया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, मलेरिया, बैक्टीरीमिया, सिकल सेल एनीमिया, हीमोक्रोमेटोसिस, हीमोलिटिक एनीमिया, लिम्फोमा, मल्टीपल माइलोमा, ल्यूकीमिया, हीमेटोमा और हीमोरेजिया। इनको आप ध्यान रखेंगे। यहाँ से बहुत सारे आपको एक तो कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, दूसरा अगर क्वेश्चन यहाँ से आते ही आते हैं यूपी में पूछ सकता है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। ये आज का था हमारा सेशन जिसको हम लोगों ने कंप्लीट किया है। नेक्स्ट सेशन हम लोग में लेकर आएंगे आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम लेकर के आएंगे, ब्लड बायोस्को सिस्टम लेकर के आएंगे, उसको पढ़ेंगे। यहाँ पे मेरा अनअकैडमी का टेलीग्राम लिंक दिया है, यहाँ से आप जुड़ सकते हैं और मेरे वीडियोस और मेरे लेक्चर को, मेरे नोटिफिकेशन को आप प्राप्त कर सकते हैं। पीपीटी आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं उसके लिए मेरा SS01 कोड है, रेफरल कोड। इसको यूज़ करेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। और मेरे वीडियो को अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। थैंक यू।